पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लॉजिकल मार्क क्या है, लॉजिकल मार्क के कितने एस्पेक्ट हैं, लॉजिकल मार्क के कितने काइंड्स हैं और लॉजिकल मार्क क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इन सब के बारे में हमने बात की और अब बुद्धिस्ट लॉजिक में हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक और एनालिटिक जो जजमेंट्स होते हैं वो पॉसिबल कैसे होते हैं, उन्हें पॉसिबल कौन करता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हेतु होते हैं उन हेतु की क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कौन से गुण हैं, या हेतु में ऐसा क्या होता है कि वो साध्य के साथ रिलेट कर पाते हैं या साध्य को सिद्ध कर पाते हैं। किसी भी प्रोबैंडम को जब हम सिद्ध करते हैं तो उसके लिए एक प्रोबैंस लेते हैं और उन प्रोबैंस और प्रोबैंडम के बीच में एक रिलेशन होता है। तो उन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो कि किसी जजमेंट को पॉसिबल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहले तो न्याय बिंदु टीका में या न्याय बिंदु में इन ग्रंथों में कहा गया कि जो 3 हेतु हमने डिस्कस किए उन 3 हेतुओं में से अत्र द्वौ, उनमें से 2 वस्तु साधनौ, वो वस्तु के साधक हैं या वस्तु के साधन हैं। तो वस्तु का मतलब यहाँ पर क्या है? वस्तु का मतलब है भाव पदार्थ, ठीक है, जो वस्तुएं हैं जो भावात्मक हैं। तो इनमें से 2 भावात्मक हैं यानी भावात्मक वस्तु के साधक हैं और एक प्रतिषेध हेतु और एक प्रतिषेध का हेतु है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कॉग्निशन जब हमें होता है तो उस कॉग्निशन में हम हेतु लेते हैं, या जब किसी कॉग्निशन में हम किसी हेतु से कोई जजमेंट करते हैं तो वो कॉग्निशन तो पहले 2 प्रकार का होता है, अफर्मेशन और निगेशन। और उसी के आधार पे जो हमारे हेतु होते हैं जिसके द्वारा हम वो कॉग्निशन ख़ासतौर से अनुमान की प्रक्रिया में करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा हेतु भी 2 तरीके का बन जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। यानी कि हेतु ही भावात्मक और अभावात्मक हो जाता है। तो यहाँ जो कहा गया कि इसमें से 2 जो हैं वो वस्तु के साधक हैं, भावात्मक वस्तु के साधक हैं, उस 2 का तात्पर्य है आइडेंटिटी और कॉजेशन से, ठीक है। आइडेंटिटी और कॉजेशन जो हैं ये क्या करते हैं कि भावात्मक वस्तु के लिए हेतु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि स्वभाव हेतु और कार्य हेतु। और एक जो है, एक कौन सा जो अभावात्मक है वो है आपका निगेशन। तो निगेशन जो है वो अभावात्मक हेतु है, जिसको हम अनुपलब्धि कहते हैं, वो अभावात्मक हेतु है। और आइडेंटिटी और कॉजेशन भावात्मक हेतु हैं। और भाव और अभाव एक दूसरे से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, इसीलिए दोनों के हेतु अलग अलग होते हैं। तो ये जो भाव है और अभाव, ये भाव और अभाव हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, और इसीलिए भाव के लिए हम लोगों ने अलग हेतु लिया और अभाव के लिए अलग हेतु लिया। अब यहाँ पर जो प्रतिषेध शब्द यूज किया गया है, इस प्रतिषेध शब्द का कई अर्थ है, ठीक है। यानी ये जो निगेशन है या इसी प्रतिषेध को हम कहते हैं कि ये निगेट करता है, डिनायल करता है, ठीक है। तो किस तरीके का निगेशन, किस तरीके का डिनायल करता है? तो इस प्रतिषेध से हम 3 बातें समझते हैं, ठीक है। पहला तो कि ये प्रतिषेध हमें अभाव के बारे में बताता है, तो अभाव और अभाव व्यवहार, ठीक है, इन दोनों के बारे में। अभाव से क्या तात्पर्य है? अभाव 2 तरीके से, हम प्रतिषेध में अभाव को 2 तरीके से लेते हैं। एक तो ज्ञान रूप में यानी कॉग्निटिव लेवल पर हमें जो अभाव का ज्ञान होता है, और दूसरा कथन रूप में यानी शब्द के रूप में, जब हम अभाव का कथन करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। तो जैसे किसी भूतल पर घड़े का अभाव, ठीक है ना, इसका किसी व्यक्ति को चक्षु से देखकर ज्ञान होता है, ऐसा न्याय कहेगा। लेकिन भूतल को देखकर अनुमान के द्वारा इस घट के न होने का या इस घट की अनुपलब्धि का ज्ञान होता है, ऐसा बुद्धिज्म कहेगा। तो ये जो ज्ञान हुआ किसी व्यक्ति को एक प्रदेश विशेष में यानी स्थल विशेष में, जो ये उसको ज्ञान होता है कि यहाँ घड़ा नहीं है, घड़ा अनुपलब्ध है,
ये ज्ञान के लेवल पे हुआ। अब इसी बात को यदि वो व्यक्ति कथन में कह दे कि देर इज नो जार, इस बात को बोल दे, ठीक है, लिख के या कह के शब्दों में बता दे, तो ये कथन रूप हो गया। इसी को हम कह सकते हैं स्वार्थानुमान के स्तर पर और परार्थानुमान के स्तर पर, दोनों के स्तर पर अभाव के बारे में जो हम कहते हैं, प्रतिषेध करते हैं, ठीक है। तो प्रतिषेध का तो एक तो ये अभाव हो गया। दूसरा इसका मीनिंग क्या है, अभाव व्यवहार। अभाव व्यवहार का मतलब है कि प्रवृत्ति यानी कि जैसे कि ये रास्ता है और आप यहाँ से जा रहे हैं और आपको यहाँ जाना है और बीच में यहाँ घड़ा नहीं है, ऐसा ज्ञान आपको हुआ कि रास्ते में बीच में घड़ा नहीं है, तो आपका जो व्यवहार है, आपकी जो प्रवृत्ति है, वो उसके हिसाब से निर्धारित होती है। यानी अब आप यहाँ पर बेहिचक, बिना घबराए, बिना कोई चिंता किए आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घड़ा नहीं है, तो आपके व्यवहार में वो चीज़ आ जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर सिंथेटिक और एनालिटिक जजमेंट के पहले ये सब जाननी ज़रूरी हैं। अब कहा गया कि ये जो हेतु हैं ये तीन ही क्यों हैं, स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि। ये तीन ही हेतु, तीन ही लॉजिकल रीजंस क्यों माने गए, इनके अतिरिक्त क्यों नहीं कोई लॉजिकल रीजन माना गया। तो उसके लिए कहा जाता है, न्याय बिंदु टीका में भी कहा गया है कि स्वभाव प्रतिबंधे ही सत्यो अर्थगमयेत। सो इसका मतलब है कि कोई वस्तु जो स्वसत्ता के लिए दूसरी वस्तु पर आश्रित रहती है, यानी पराश्रित रहती है, तभी उस वस्तु से उस दूसरी वस्तु का अनुमान किया जा सकता है, ठीक है। और इसी को स्वभाव प्रतिबंध कहा गया है। तो आइए स्वभाव प्रतिबंध के बारे में देखते हैं। हाँ, स्वभाव प्रतिबंध क्या है? स्वभाव प्रतिबंध का मतलब है कि जैसे कोई एक वस्तु है, ठीक है, सो ये एक एंटिटी वन है और ये क्या करती है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए एंटिटी टू पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी का रिलेशन है, ठीक है। सो E1 E2 पर डिपेंडेंट है। अगर E1 अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, इसका जो एग्जिस्टेंस है इसके लिए ये डिपेंडेंट है किस पे, A2 पे, तो इससे हम E1 से E2 का अनुमान कर सकते हैं। और यहाँ पर E1 जो है वो हेतु कहलाएगा और E2 जो है वो साध्य कहलाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेंस एंड प्रोबेंडम, ठीक है। तो अब ये जो स्वभाव प्रतिबंध है, इस स्वभाव प्रतिबंध को इंग्लिश में हम एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंट कहते हैं और इसका मतलब ही है कि स्वरूप से अपनी सत्ता के लिए अन्य पर आश्रित होना। जैसे कि अपने स्वरूप के लिए ये E1 E2 पर आश्रित रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे कि स्मोक है, ठीक है, स्मोक ये अपनी सत्ता के लिए फायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि फायर के बिना, अगर फायर न हो तो स्मोक भी नहीं होगा, ऐसा हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि स्मोक फायर पर क्या है, डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। इसलिए स्मोक का फायर के साथ, यानी कि धूम का अग्नि के साथ, ठीक है ना, आप अग्नि का धूम के साथ नहीं कहेंगे, धूम का अग्नि के साथ कहेंगे। तो धूम का अग्नि के साथ एक जो संबंध है उसी को हम स्वभाव प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। यही रिलेशन जो है स्वभाव प्रतिबंध कहलाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में इसे ही हम व्याप्ति संबंध कहते हैं और यहाँ पर इसके लिए एक और नाम प्रयोग होता है जिसे हम कहते हैं अविनाभाव संबंध, ठीक है। तो स्वभाव प्रतिबंध कहिए या फिर आप अविनाभाव संबंध कहिए, बात एक ही है। तो ये अविनाभाव संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कि अन्य दर्शनों में व्याप्ति संबंध कहा जाता है, यानी कि इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस रिलेशन कहा जाता है। अब देखिए स्वभाव प्रतिबंध में भी स्वभाव शब्द यूज हुआ है, लेकिन ये जो स्वभाव शब्द है वो स्वभाव हेतु में जो प्रयोग हुआ है स्वभाव, उससे भिन्न अर्थ वाला है, ठीक है। तो इस स्वभाव का और जो आइडेंटिटी वाला स्वभाव है उन दोनों का थोड़ा सा फर्क है, इसलिए दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। ऑल्सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्मोक और फायर के बीच में डिपेंडेंसी का, एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी का रिलेशन देखा, वैसे हम यहाँ पे कहते हैं मान लीजिए ये जो E1 है ये शिनछपा हो, ठीक है, शिनछपा हो, और ये जो E2 है ये वृक्ष हो।
तो देखिए सिनसपा भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए वृक्ष पर निर्भर करता है। तो सिनसपा की अपनी जो सत्ता है वो तभी है जब उसमें वृक्षत्व है। वृक्षत्व के बिना सिनसपात्व नहीं होगा। इसलिए सिनसपात्व का इसका वृक्ष के साथ स्वभाव प्रतिबंध है। ठीक है, स्वभाव प्रतिबंध है। तो स्वभाव प्रतिबंध को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। अब इस पर कोई सवाल पूछ सकता है, सवाल ये पूछ सकता है कि ये जो स्वभाव प्रतिबंध है, ठीक है, यानी एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी का जो रिलेशन है, ये होता है तभी साध्य साधन भाव बनता है। साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव का मतलब क्या हुआ? साध्य और साधन को जोड़ने का जो एक भाव है, यानी कि कैसे हम साधन से साध्य की सिद्धि करेंगे, उनके बीच जो भाव बनता है। तो स्वभाव प्रतिबंध होने पर ही, ये एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी होने पर ही क्यों ये साध्य साधन भाव बनता है, इसके बिना क्यों नहीं बनता है, ये प्रश्न पूछा गया। और इसके लिए आगे कहा जाता है कि तद अप्रतिबद्धस्य तद अव्यभिचार नियम अभावात्। क्यों? क्योंकि यदि ये स्वभाव प्रतिबंध नहीं रहेगा, ठीक है, यदि हम माने कि स्वभाव प्रतिबंध नहीं है, तो इसके नहीं रहने पर जो अप्रतिबद्ध होगा, यानी स्वभाव प्रतिबंध से अप्रतिबद्ध जो होगा, उसका अन्य वस्तु से अविनाभाव का जो नियम है, यानी अव्यभिचार का नियम है, वो भी नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जब स्वभाव प्रतिबंध होता है तभी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर निर्भर होकर रहता है, और जब एक पदार्थ दूसरे पर निर्भर रहता है तभी हम इस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बोध कर पाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दीपक है, ठीक है, दीपक और दीपक से आग का बोध, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है धूम और धूम से आग का बोध, ठीक है। अब देखिए दीपक और आग के बीच में यहाँ पर स्वभाव प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्वभाव प्रतिबंध है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि दीपक अपना एग्जिस्टेंस रखता है आग के बिना भी। आप दीपक में आग जलाइए या नहीं जलाइए, दीपक का अपना एग्जिस्टेंस रहेगा, सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है आग के बिना। लेकिन धुएं का कोई एग्जिस्टेंस आग के बिना नहीं है। धुआं जब होगा तब आग पर आश्रित होकर ही रहेगा, यानी आग के बिना नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका स्वभाव अप्रतिबंध का नियम। यहाँ पर स्वभाव अप्रतिबंध का नियम है, यहाँ पे उस तरीके का नियम नहीं है जैसा यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है? स्वभाव प्रतिबंध का नियम है, ठीक है। तो ये बातें कही गई कि अगर कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पर एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर उसके साथ उसकी रेगुलरिटी नहीं बनेगी। जैसे दीपक इंडिपेंडेंट है तो उसकी आग के साथ रेगुलरिटी नहीं बनेगी, कॉन्कॉमिटेंस रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए साध्य साधन भाव भी नहीं बनेगा। लेकिन जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे धुआं आग पर डिपेंडेंट रहता है, तो यहाँ पर रेगुलरिटी बनती है, कॉन्कॉमिटेंस रिलेशन बनता है, इसलिए साध्य साधक भाव भी यहाँ पर बनता है। अब प्रश्न ये है कि साध्य साधन भाव में कौन किस पर निर्भर रह के रहता है, लाइक कौन डिपेंडेंट है और किस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पूछें कि कौन किस पर आश्रित रहता है। अगर ये आपसे पूछा जाए, ये सवाल आगे एनबीटी में डिस्कस भी किया गया है कि कौन किस पर आश्रित रहता है, कौन किस पर आश्रित रहता है, ये जो सवाल है इसके लिए कहा गया स च प्रतिबंध साध्ये अर्थे लिंगस्य। ये जो प्रतिबंध है स्वभाव प्रतिबंध, ये क्या है? ये लिंग का, लिंग मतलब हेतु, लिंग का साध्य अर्थ में होता है, ठीक है। तो स्वभाव प्रतिबंध किसका किस में होता है? तो इन्होंने कहा लिंग का साध्य अर्थ में स्वभाव प्रतिबंध होता है, उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि इसकी जो दिशा है वो लिंग से साध्य की तरफ है, आप ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साध्य का लिंग में आश्रित होना नहीं होता है, बल्कि लिंग का साध्य में आश्रित होना होता है। तो डिपेंडेंट पार्ट क्या है? लॉजिकल रीजन, और इंडिपेंडेंट पार्ट क्या है? लॉजिकल प्रेडिकेट, ठीक है। सो ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका लॉजिकल प्रेडिकेट है, जिसको आप प्रोबैंडम कहते हैं, तो लॉजिकल प्रेडिकेट आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है,
जस्ट अ सेकेंड। और ये जो लिंग है इसे हम कह सकते हैं लॉजिकल रीजन या लॉजिकल मार्क। ये लॉजिकल मार्क क्या है? ये डिपेंडेंट पार्ट है। तो कौन किस पर आश्रित रहता है? लिंग जो है वो साध्य पर आश्रित रहता है, ठीक है। इसलिए जो कॉन्कॉमिटेंस है, कॉन्कॉमिटेंस यानी कि साधन साध्य साधन भाव, इसी को आप कहते हैं कॉन्कॉमिटेंस। ये जो कॉन्कॉमिटेंस है वो कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी एनीथिंग बट द नेसेसरी रिलेशन ऑफ अ डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं कि दिस साध्य साधन भाव इज अ नेसेसरी रिलेशन। ये एक अनिवार्य संबंध है, ठीक है। सो ये नेसेसरी रिलेशन कहलाता है। अब प्रश्न हो सकता है कि क्यों ऐसा होता है कि लिंग का ही, ठीक है, लिंग का ही साध्य अर्थ में स्वभाव प्रतिबंध होता है, साध्य अर्थ का लिंग में स्वभाव प्रतिबंध क्यों नहीं होता है? इसके लिए न्याय बिंदु टीका में यानी कि बुद्धिस्ट लॉजिक में कहा गया वस्तुतः तादात्म्यात् तदुत्पत्तेश्च। क्योंकि जो लिंग है, जो लॉजिकल मार्क है, इसका वस्तुतः साध्य से तादात्म्य होता है और साध्य से तदुत्पत्ति होती है। यानी लिंग का साध्य से दो तरीके से संबंध होता है, ठीक है। क्या क्या? एक तो तादात्म्य का संबंध और दूसरा तदुत्पत्ति का संबंध, ठीक है। तादात्म्य यानी कि आइडेंटिटी, तदुत्पत्ति यानी कि कॉजेशन। और इसका मतलब हुआ कि लिंग जो है, लिंग या तो, ठीक है, या तो ये साध्य धर्म वाला होता है, ठीक है, साध्य धर्म वाला होता है। इसका मतलब हुआ कि हेतु का स्वभाव ही ऐसा है कि वो साध्य धर्म वाला है, साध्य धर्म के जैसा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये साध्य जो है जिसके लिए ये लिंग लिया गया है, उस साध्य रूपी कारण से कार्य रूप में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर कोई भी लॉजिकल मार्क, ठीक है, अपने साध्य धर्म वाला हो और या फिर अपने साध्य रूपी कारण से कार्य के रूप में उत्पन्न हुआ रहता है, तो इसीलिए हम कारण को यानी कारण लिंग का अपने साध्य के साथ स्वभाव प्रतिबंध मानते हैं, या फिर ऐसे स्वभाव हेतु को अपने साध्य धर्म वाला होने के नाते उसका स्वभाव प्रतिबंध मानते हैं, ठीक है। तो लिंग का ही स्वभाव प्रतिबंध होता है क्योंकि लिंग अपने साध्य से तादात्म्य और तदुत्पत्ति से जुड़ा रहता है, क्योंकि साध्य धर्म वाला होने के नाते या फिर साध्य रूपी कारण से उत्पन्न होने के नाते स्वभाव प्रतिबंध रखने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियलिटी है, वो किस में होती है? वो लिंग में ही होती है, ठीक है। अब आगे एक चीज और है कि तादात्म्य और तदुत्पत्ति यानी कि आइडेंटिटी और कॉजेशन, ये जो दो चीजें हैं, इनसे ही स्वभाव प्रतिबंध क्यों होता है? लेकिन जब भी हम स्वभाव प्रतिबंध की बात करते हैं तो तादात्म्य तदुत्पत्ति की ही बात करते हैं, किसी अन्य की बात नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि तादात्म्य और तदुत्पत्ति से ही स्वभाव प्रतिबंध होता है? तो ये स्वभाव प्रतिबंध हम समझते समझते यहाँ पर आ गए। और अब प्रश्न ये है कि स्वभाव प्रतिबंध होने के लिए हमें तादात्म्य और तदुत्पत्ति की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी अन्य की या किसी अन्य निमित्त की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? तो इसके लिए न्याय बिंदु टीका में कहा गया है कि अतन स्वभाव स्यात् अतत उत्पत्तिश्च तत्र अप्रतिबद्धस्य स्वभावत्वात्। इसका मतलब है कि जिस हेतु का, ठीक है, जिस हेतु या लिंग का वह साध्य, तत् मतलब होता है वह साध्य, जिस साध्य की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस हेतु का वह साध्य स्वभाव नहीं है तथा जिस हेतु की उस साध्य से यानी साध्य का स्वभाव ऐसे कर सकते हैं, और साध्य से उत्पत्ति, ठीक है, ये दो चीजें, साध्य से उत्पत्ति। तो हाँ, जिस हेतु का साध्य जैसा स्वभाव नहीं है या जिस हेतु का साध्य से उत्पत्ति नहीं है, ऐसा निगेशन लगा लीजिए, नहीं है, ठीक है। ये जहां पर नहीं है वहां पर उस लिंग का उस साध्य में स्वभाव प्रतिबंध नहीं होता। तो ये जो हेतु है ये हेतु नहीं बनेगा,
किसके लिए? ऐसे किसी भी साध्य के लिए जिसके साथ न तो उसका स्वभाव संबंध हो, न ही तदुत्पत्ति संबंध हो। इसका मतलब है कि हेतु को हेतु होने के लिए या तो उस साध्य के स्वभाव वाला होना चाहिए या फिर उस साध्य का कार्य होना चाहिए, उस साध्य से उत्पन्न होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर नहीं रहेंगी तो फिर ये हेतु हेतु ही नहीं बनेगा, वो लॉजिकल मार्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यदि तादात्म्य और तदुत्पत्ति से ही अविनाभाव संबंध होता है तो भी फिर हम इस स्वभाव को, इस कार्य को ही क्यों ऐसा बोधक मानते हैं, क्यों इसी से हम क्या कहते हैं अनुमान करते हैं या साध्य की सिद्धि करते हैं, क्यों कारण से नहीं करते या किसी अन्य फैक्टर से क्यों नहीं करते? ये भी एक सवाल है। और ये लास्ट सवाल है जिसका जवाब देने के बाद आपका स्वभाव प्रतिबंध का या सिंथेटिक एनालिटिक जजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों का हल हो जाएगा। तो लास्ट में कहा गया कि ते च तादात्म्यत तदुत्पत्ति स्वभाव कार्ययोः एव इति ताभ्याम एव वस्तु सिद्धि। इसका मतलब है कि क्योंकि ये जो तादात्म्य और तदुत्पत्ति जो दो बातें हैं, आइडेंटिटी एंड कॉजेशन, तादात्म्य तदुत्पत्ति, ये दोनों निमित्त जो हैं वो स्वभाव में, क्रमशः स्वभाव में और कार्य में ही रहते हैं। ठीक है, तो तादात्म्य स्वभाव में रहता है और तदुत्पत्ति कार्य में रहता है। इसीलिए इन दोनों से ही, यानी कि स्वभाव और कार्य से ही क्या होता है? वस्तु की सिद्धि होती है। वस्तु की सिद्धि मतलब आपके जो प्रोबैंडम है या जो लॉजिकल प्रेडिकेट है उसकी सिद्धि होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो आइडेंटिटी और कॉजेशन है वो एक परोक्ष अर्थ का बोधक बन जाता है। और किसी भी अनुमान की प्रक्रिया में जब हम हेतु लेते हैं और ख़ास तौर से अफर्म करने के लिए, असर्टेन करने के लिए, तो वो हेतु या तो हमारा स्वभाव हेतु होता है या फिर कार्य हेतु होता है। और अगर वो अनुमान की प्रक्रिया यहाँ असर्टिव न होकर के नेगेटिव है तो वहाँ पर हम अनुपलब्धि हेतु लेते हैं। इतनी चर्चा हमने फिलहाल इस पार्ट में की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे के अनुमान की प्रक्रियाओं को समझने के लिए। और फिलहाल तो नेगेटिव जजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन पर इस क्लास में बात नहीं की गई है, आगे कभी बात की जाएगी। थैंक यू सो मच।